हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में हम मुद्रास्फीति पर चर्चा करेंगे। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और जो क्लासेस दी जा रही हैं वो आपको प्राप्त होती रहें। शुरू करते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? क्या है मुद्रास्फीति? स्फीति अर्थात महंगाई। किसी वस्तु का या किसी ऐसे उत्पाद का कीमत अचानक से बढ़ जाए या ऐसा कह लीजिए कि पैसे की कीमत घट जाए, उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। अब मुद्रास्फीति में किसी वस्तु की कीमत बढ़ना तो समझ में आता है, पैसे की कीमत कैसे घट जाएगा? यदि किसी एक उत्पाद को खरीदने के लिए पहले आप 5 रुपया देते थे और खरीद लेते थे, उसी उत्पाद को अब आपको यदि 10 रुपया देना पड़े तो पहले 5 रुपये की जो कीमत थी उसमें एक प्रोडक्ट आपको मिल जाता था। अब उस 5 रुपये की कीमत 10 रुपया ने ले लिया स्थान, तो कीमत किसकी घटी? पैसे की या वस्तु की? तो कीमत पैसे की घटी, वस्तु की कीमत बढ़ गई। और जाहिर सी बात है, यदि वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो पैसे की कीमत घटेगी, और यदि पैसे की कीमत बढ़ेगी तो वस्तु की कीमत घटेगी। तो मुद्रास्फीति में वस्तुओं और सेवाओं के समान मूल्य स्तर का बढ़ना तथा इसके कारण लोगों की खरीद शक्ति कम होना मुद्रास्फीति कहलाता है। मुद्रास्फीति में मेरे पास में मात्र कुछ चुने हुए स्थान हैं, कार्य हैं, जिसे मुझे 1 माह करना है और मुझे पैसा मिलेगा उतना ही, यानी फिक्स डिपॉजिट की तरह। एकदम से मेरा वेतन फिक्स है कि मुझे 10,000 रुपये मिलने हैं, इसके ऊपर नहीं मिलेगा। अब मैंने पूरे 1 माह का अपना बजट बना लिया। कैसे बना लिया? मैंने अपना बजट बनाया कि मुझे 10,000 रुपये कीमत वेतन है मेरा, और इसमें हम 1 माह अपना चलाते थे। अब इस 10,000 में 1,000 रुपये का हो जाता था आटा, चावल, 1,000 रुपया हो जाता था फीस। तो हम 1,000 पे ही समझ लेते हैं, 1,000 रुपये का आटा चावल हो जाता था। अब जब महंगाई हो गई, आटा और चावल के दाम बढ़ गए, तो जो हम 1,000 में खरीदते थे अब इसे हमें 1,500 में खरीदना होगा। तो 500 की महंगाई बढ़ा, यानी कि मुद्रास्फीति में वस्तु की कीमत 3 तरह से बढ़ सकता है, और मुद्रास्फीति 3 प्रकार के होते हैं। होते तो हैं लगभग 5 प्रकार के, लेकिन 3 प्रकार जो अंतर्राष्ट्रीय मानक पे माने गए हैं वो 3 प्रकार हैं।
5 प्रकार वो हैं जो कहने के लिए हैं, उसे समझ लीजिए। चलती हुई मुद्रास्फीति, रेंगती हुई मुद्रास्फीति, उछलती हुई मुद्रास्फीति, कूदती हुई मुद्रास्फीति और दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। अब ये कैसे 5 होंगे? देखिए, रेंगती हुई मुद्रास्फीति का मतलब है कि मुद्रास्फीति 3 से 7% के बीच में होगा। 3 से 7% के रूप में मुद्रास्फीति होगा। चलती हुई, 3 से 5 होगा। चलती हुई मुद्रास्फीति में 5 से 9% होगा। कूदती हुई 9 से 14 और उछलती हुई 'उछलती हुई और कूदती हुई दोनों का रेंज लगभग 9 से लेकर के और 19 तक है। ये दोनों इसी में आ जाते हैं। और उसके बाद में 19 के ऊपर दौड़ती हुई। ये तो उनके लिए है जिनके अर्थव्यवस्था का आधार बहुत बेहतर नहीं है और एक गरीब देश की भांति आकलन होता है। तो यह होगा रेंगती हुई, चलती हुई, रेंगती हुई, उछलती हुई, कूदती हुई, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। ये हो गया। ये अंतर्राष्ट्रीय मानक का होता नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानक में होते हैं वो है 3 प्रकार के। तीन प्रकार में क्या क्या है? तो नंबर 1 निम्न मुद्रास्फीति, नंबर 2 गैलोपिंग मुद्रास्फीति और नंबर 3 है हाइपर मुद्रास्फीति। तो निम्न मुद्रास्फीति, गैलोपिंग मुद्रास्फीति और हाइपर मुद्रास्फीति। निम्न मुद्रास्फीति क्या है? देखिए, सामान्यतः क्या होता है कि कुछ विकसित देश या विकासशील देश अपने अपने यहाँ पर एक मानक बना देते हैं। जैसे आरबीआई ने भारत में 4 से 6 के बीच में मुद्रास्फीति को अच्छा माना है। जैसे आरबीआई के द्वारा भारत में दो प्लस माइनस 4 और जब 2 प्लस माइनस 4 अगर है तो मतलब ये क्या हुआ? मतलब हुआ 2 से लेकर के 6 के बीच में। 2 प्लस माइनस 4, तो इसमें से अगर 2 बढ़ा दिया जाएगा तो 6 हो जाएगा और 2 घटा दिया जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो 2 से 6 के बीच में यदि मुद्रास्फीति भारत की है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अच्छा संकेतक माना जाता है। अच्छा, कुछ जो अर्थशास्त्री हैं उनका कहना है कि यदि मुद्रास्फीति एक समय तक बढ़ती है तो रोजगार मिलते हैं, पैसे आते हैं, लोग जो है अलग स्टार्टअप लगाते हैं, लेकिन एक समय के बाद में वो नुकसान करने लगता है। तो निम्न जो मुद्रास्फीति है वो 1 अंकीय है। 1 अंकीय में कहाँ तक आएगा?
तो एक अंकीय मुद्रास्फीति 9 तक आएगा। तो निम्न मुद्रास्फीति है, गैलोपिंग है और हाइपर, 3 प्रकार के मुद्रास्फीति हैं। अब तीनों प्रकार को अलग अलग समझ लेते हैं। तो निम्न मुद्रास्फीति, निम्न मुद्रास्फीति ये एक अंकीय है। एक अंकीय में क्या है कि यह 5% से लेकर के 9% तक यदि मुद्रास्फीति है तो इसे एक अंकीय बोला जाता है। तो 4 क्यों नहीं बोला गया, 1 से लेकर के 4 तक क्यों छोड़ दिया गया? तो 1 से लेकर के 4% तक मुद्रास्फीति होना ही चाहिए। जिस दिन यह मुद्रास्फीति नहीं रह गया उस दिन का मतलब हुआ कि अर्थव्यवस्था ने विकास करना बंद कर दिया है। यदि कीमत में चढ़ाव नहीं आएगा तो उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो मार्केट में जाएगा नहीं, लोग खरीदेंगे नहीं, लोग खरीदेंगे नहीं तो फिर प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगा, प्रोडक्ट बंद हो जाएगा तो कच्चा माल नहीं खरीदा जाएगा, कच्चा माल नहीं खरीदा जाएगा तो खेती करना बंद हो जाएगा, खेती करना बंद हो जाएगा तो लोग खाने को तरस जाएंगे। एक पूरा अर्थव्यवस्था का जो सुचक्र है वो कुचक्र में बदल जाएगा। एक सुचक्र अर्थव्यवस्था का चक्रीय प्रवाह जब मैं बताऊंगा तब इसके बारे में आपको बहुत अच्छा बताऊंगा। एक किस तरह का एक चक्रीय प्रवाह अर्थव्यवस्था का होता है। तो इसलिए मुद्रास्फीति 1 से 4 होना जरूरी है। तो निम्न मुद्रास्फीति एक अंकीय होता है और एक अंकीय वृद्धि के साथ जब मुद्रास्फीति होता है तो वो सही भी होता है कुछ मायने तक, लेकिन ज़्यादा घातक भी नहीं होता है। दूसरा है गैलोपिंग। गैलोपिंग मुद्रास्फीति में क्या है, इसमें वार्षिक दर दो अंक से लेकर के 3 अंक तक हो जाता है। जैसे 10% मुद्रास्फीति से लेकर के 2 अंकीय हो गया और यह 300% तक यदि मुद्रास्फीति हो गया है तो उसे बोला जाता है गैलोपिंग मुद्रास्फीति। गैलोपिंग मुद्रास्फीति ये खतरनाक होता है और सबसे खतरनाक होता है हाइपर। हाइपर मुद्रास्फीति सबसे खतरनाक होता है। यह 3 अंक से लेकर के 4 अंक तक हो जाता है। मतलब 300 से लेकर के यह हो जाता है बढ़ करके लगभग 2000% या इससे भी ज़्यादा। तो ये हाइपर जो मुद्रास्फीति होता है ये पूरी अर्थव्यवस्था को धराशायी कर देता है। तो कोई एग्जाम्पल है इसका। एक बार जर्मनी में मुद्रास्फीति इतनी बढ़ गई, लुई 16वां वहाँ के राजा थे, बोरा में भर भर के रुपया देते थे तो एक ब्रेड मिलता था। कीमत आसमान छू रहा था, एकदम खाने को लोग तरस रहे थे। तो वहाँ की जनता रोड पे उतर आई, नारा लगाते थे आई वांट अ ब्रेड, आई वांट अ ब्रेड, आई वांट अ ब्रेड। राजा की रानी थी मैरी, क्वीन मैरी नाम था उनका। वो बोली कि ये जो गरीब जनता है
ये क्यों हल्ला कर रही है भाई? तो इनके सहयोगियों ने, इनके जो मंत्रिपरिषद के सदस्य बोले महारानी वो हल्ला नहीं कर रहे हैं, रोटी चाहते हैं, कहते हैं ब्रेड चाहिए मुझे, खाना खाना है, भूख लगी है। तो कह रोटी नहीं है तो कुछ और खा लें, हल्ला करने की क्या ज़रूरत है। वो इतनी मूर्ख महिला थी। अब जैसा राजा होगा वैसा रानी भी होंगी। राजा ही मूर्ख थे तो रानी कहाँ से अच्छी हो जाएंगी। लुई 14वां 15वां 16वां सब निहायत नालायक राजा थे। अब इनको ये नहीं पता कि जो आंदोलन हो रहा है वो आंदोलन अपनी रोटी ब्रेड खाने के लिए हो रहा है। पैसा नहीं है तो कहाँ से खाएंगी। तो ये कह रही है नहीं तो इसके जगह पे कुछ और खा लें, तो उसके लिए तो पैसा होना चाहिए, पैसा ही नहीं था। तो हाइपर मुद्रास्फीति जब होता है तब ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, यानी पूरी अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाती है, समाप्त हो जाती है। समाप्त क्या हो जाती है, बाद में उठ ही जाते हैं। खाने आने को भूकंप आता है, समझ लीजिए तुर्की में भूकंप आया, बेचारे कहाँ चले जाएं। पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाते थे, पाकिस्तान ने क्या। अब सोचिए, अब तुर्की बात आती है, एक बात आप लोगों को बता दूं, तुर्की में भूकंप आया, पाकिस्तान को लगा कि तुर्की मूर्ख है, और तुर्की को वो मूर्ख था नहीं, उसने पाकिस्तान की कभी मदद किया था, उसने पाकिस्तान का कभी मदद किया था तो भेजा था सामान उमान गुड़ उड़ करके, जो भी आपने भेजा रहा होगा। अब पाकिस्तान इतना समझदार निकला कि जो बचा हुआ था, जो वहाँ पे बचा हुआ था पाकिस्तान में, वो बचा हुआ सामान, तुर्की के द्वारा भेजे गए सामान ही जो बचे थे उसे ही तुर्की में वापस कर दिया। तुर्की के नेता ने देखा ये बेवकूफ़ है एकदम, क्या हमारा बचा हुआ भेज दिए, बहुत हड़काया। अब भारत ने वहाँ पे कई करोड़ रुपया, खाना, मदद, सेना, डॉक्टर सब भेज दिए। अब पाकिस्तान को लगा मेरे पास खाने को ही कुछ नहीं है, हम कहाँ भेजें, तो जो तुर्की ने भेजा था बचा हुआ तो वही भेज दिया। खूब अलग बेइज्जती उनकी हुई। बाद में कह रहे हैं भारत के करीब तुर्की जाएगा, तो तुर्की पहले एकदम पाकिस्तान के लिए बिलबिला रहा था, अब थोड़ा ठंडा हो जाएगा। मुद्रास्फीति के जो प्रकार हैं, निम्न मुद्रास्फीति, इसे वार्षिक रूप में एक अंकीय के अंतर्गत वृद्धि हो उसे निम्न मुद्रास्फीति कहते हैं। वहीं गैलोपिंग मुद्रास्फीति, इसकी वार्षिक दर 2 से 3 अंकीय हो, और हाइपर मुद्रास्फीति जब मुद्रास्फीति की दर 3 अंक से ज़्यादा वृद्धि हो गया हो, यानी 1000, 2000, 4000 इससे ज़्यादा हो गया हो तो उसे हाइपर कहेंगे। मुद्रास्फीति के कारण क्या क्या हैं? 2 प्रमुख कारण हैं। 2 प्रमुख कारण हैं। एक है मांगजन्य, मुद्रास्फीति, और दूसरा है लागतजन्य मुद्रास्फीति। बाकी संरचना के रूप में भी है, संरचनागत मुद्रास्फीति और ये सब भी मैं बताऊंगा, लेकिन प्रमुख रूप से 2 हैं, एक है मांगजन्य, एक है लागतजन्य। तो मांगजन्य क्या है? जैसे कि एक पेन है, अब हुआ ये कि मांग बढ़ गई हो, हर जगह वाइट बोर्ड लगा हुआ है, हर कोई पढ़ाने लगा है, तो वाइट मार्कर चाहिए ना, शुरू हो गया, हर किसी को चाहिए। अब मांग इतनी बढ़ गई कि जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया। प्रोडक्शन जितना हो रहा था उतना ही होता रहा, और लोगों के तहत मांग बढ़ती चली गई। तो प्रोडक्शन उतने रहा, मांग बढ़ गई, तो ऐसे स्थिति में उस प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाएगी। जब कीमत बढ़ जाएगी तो उसे कहा जाएगा मांगजन्य मुद्रास्फीति। क्या होगा? कीमत, यानी प्रोडक्ट यहीं पे बना रहा और मांग यहाँ तक पहुँच गया, तो ये जो कीमत है, एक कीमत उछाल मारेगा, उसे मांगजन्य मुद्रास्फीति कहेंगे।
दूसरी बात, एक स्थिति यह है कि लागत ही बढ़ गई। जो कच्चा माल मिलता था 100 रुपये में, अब मिलने लगा 200 रुपये में। तो जब 200 में मिलने लगा तो लागत बढ़ गई, और जब लागत बढ़ गई तो प्रोडक्ट का कीमत भी बढ़ जाएगा। तो जब कीमत लागत जन होगी, यानी प्रोडक्ट इसलिए बढ़ गया, मालिक बढ़ाना नहीं चाहता था, लेकिन उसे कच्चा माल और जो है श्रम, मजदूर, ये सब महंगे मिलने लगे, तो कीमत बढ़ जाएगी। उसे लागत जन मुद्रास्फीति कहेंगे। लागत जन मुद्रास्फीति में तो मांग जन मुद्रास्फीति का मतलब है कि मांग बढ़ गई हो और इसलिए उत्पाद की कीमत बढ़ गई हो, उसे मांग जन्य मुद्रास्फीति कहते हैं। दूसरी चीज, उत्पाद में कच्चा माल एवं श्रमिक की लागत बढ़ जाने के कारण कीमत में वृद्धि हुई हो उसे लागत जन्य मुद्रास्फीति कहेंगे। तो हमें उम्मीद है कि ये समझ में आपको आ गया होगा कि मांग जन मुद्रास्फीति क्या होता है और लागत जन मुद्रास्फीति क्या होता है। मांग जन मुद्रास्फीति हो गया, लागत जन हो गया। अब एक मुद्रास्फीति और है जो संरचनागत होता है, संरचनात्मक मुद्रास्फीति। ये क्या होता है? कहीं ना कहीं ये लागत जन मुद्रास्फीति का ही भाग होता है, लेकिन इसे एक अलग से इसलिए जाना जाता है। जो संरचनात्मक मुद्रास्फीति होता है, कई बार जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, विदेशी व्यापार होता है, उसमें यदि दो देशों के मध्य जो प्रतिबंध लग जाते हैं या दो देशों के मध्य किसी कारणवश कोई आपत्ति आ जाती है या युद्ध का कारण होता है जिससे कि आवागमन बाधित हो जाता है, अवरोध लग जाता है और इसके कारण जो है कीमत बढ़ जाता है, तो उसमें भी मुद्रास्फीति होता है। जैसे यूक्रेन का और रूस का युद्ध चल रहा है। यूक्रेन के और रूस के युद्ध के कारण जो प्राकृतिक गैस या प्राकृतिक तेल हैं, इनकी कीमत बढ़ रही है। आवागमन या रूस के तेल को लेना वैश्विक आधार पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। वो अलग बात है कि हाँ भारत मंगाता है, भारत नहीं माना किसी की बात, लेकिन उसके वजह से कुछ अन्य देशों में गतिविधियाँ रुकी, उनके प्रोडक्ट महंगे हुए। भाई तेल जब नहीं पहुंच पाया मौके पर तो तेल की कीमत बढ़ गई, या अन्य ऐसे और प्रोडक्ट हैं। तो जब किसी अवरोध के कारण, किसी बाह्य दिक्कतों के कारण या किसी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रतिबंधों के कारण जब किसी प्रकार का कीमत बढ़ता है तो उसे संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहते हैं। संरचनात्मक मुद्रास्फीति में कीमत बढ़ना, अब परिवहन लागत लग जाएगा। मान लीजिए तुर्की ने कहा या यूक्रेन ने कहा हम इधर से जो काला सागर होकर क्या नहीं आने देंगे,
तो अब अगर घूम करके आएगा पूरा एकदम अटलांटिक महासागर घूम के या प्रशांत महासागर घूम के वही चीज़ जब आएगा कोई उत्पाद, तो उसकी लागत बढ़ जाएगी। तो है तो ये लागत जन्य ही, लेकिन किसी अवरोध के कारण, युद्ध के कारण, प्रतिबंध के कारण यदि कीमत बढ़ती है तो उसे संरचनात्मक मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है। तो इसलिए संरचनात्मक मुद्रास्फीति भी आप लोग जानते रहिएगा। अब है मुद्रा अपस्फीति। मुद्रा अपस्फीति, अब ये क्या है? मुद्रा स्फीति के विपरीत स्फीति के विपरीत मुद्रास्फीति में क्या होता है? मुद्रास्फीति में वस्तु की कीमत बढ़ जाती है और रुपये की कीमत घट जाती है, उसे कहा जाता है मुद्रास्फीति। मुद्रा अपस्फीति में क्या है? यहाँ रुपये की कीमत बढ़ जाती है और वस्तु की कीमत घट जाती है। मुद्रा अपस्फीति में जो वस्तु या जो उत्पाद मिलता था 20 रुपये में, अब वो मिलेगा 10 रुपये में। यानी वस्तु सस्ती हो गई है और कीमत बढ़ गया है, रुपया बढ़ गया है, रुपये की कीमत बढ़ गई है। जब वैल्यू पैसे की बढ़ जाए, सामान की वैल्यू घट जाए, तो मुद्रा अपस्फीति कहलाता है। तो मुद्रास्फीति और मुद्रा अपस्फीति एक विपरीत कॉन्सेप्ट है, इसे आप समझते रहिएगा। डिसइन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन डिसइन्फ्लेशन क्या है? डिसइन्फ्लेशन में सबसे बेहतर कॉन्सेप्ट तो यही है कि इसमें भी मुद्रास्फीति बढ़ ही रहा होता है। मान लीजिए, तब अंतर क्या है? मुद्रास्फीति पहले बढ़ रहा था 14% से, तो इसे कहा गया मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन। क्या हुआ? ये इन्फ्लेशन हुआ। लेकिन अब क्या हो गया है? अब ये 12% के दर से बढ़ने लगा, यानी कम हो गया। कितना हुआ कम? 2%, -2% कम हुआ, यानी कम हुआ। फिर भी मुद्रास्फीति बनी हुई है, लेकिन अब पहले की अपेक्षा कम दर हो गया है, तो इसे कहा जाता है डिसइन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन में क्या है कि मुद्रास्फीति का दर तो बढ़ रहा है, लेकिन कमी के साथ बढ़ रहा है। पहले जितना था उससे कम हो रहा है, लेकिन फिर भी मुद्रास्फीति बनी हुई है। यानी कम होते हुए मुद्रास्फीति का बना रहना, दर का कम होते हुए मुद्रास्फीति का बना रहना डिसइन्फ्लेशन कहा जाता है। यानी मुद्रास्फीति की दर में कमी होना, परंतु स्फीति के साथ में। अवमंदन क्या है? अवमंदन और मंदी। अवमंदन और मंदी। अवमंदन ऐसी स्थिति है जिसमें मांग के कम होने के कारण, किसके? मांग के कम होने के कारण उत्पादन नहीं बढ़ता तथा बेरोजगारी दर बढ़ती है या बढ़ रही होती है, जिसके कारण जीडीपी के लगातार 2 तिमाहियों में गिरने या निम्न स्तर पर आने की स्थिति को अवमंदन कहा जाता है। अवमंदन कहा जाता है। यह स्थिति अर्थव्यवस्था के
कुछ ही क्षेत्रों पर सीमित होता है। यानी अवमंदन क्या है? अब प्रोडक्ट बन रहे हैं लेकिन मांग कम हो गया हो। प्राइवेट कंपनियों में जब कोरोना का समय आया तो छटनी बहुत किया गया, कई लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया, कई लोगों के यहाँ 70% कर्मचारी को निकाल दिया गया। क्योंकि उत्पादन की ज़रूरत ही नहीं थी, मांग बढ़ ही नहीं रही थी। और जो प्रोडक्ट पहले ही बन गए थे वो प्रोडक्ट जो है सेल ही नहीं हो रहे थे, मार्केट में जा ही नहीं रहे थे, लोग खरीद ही नहीं रहे थे। तो जो पहले के बने हुए प्रोडक्ट हैं नहीं खरीदे जाएंगे तो आगे के प्रोडक्ट जाहिर सी बात है नहीं बनेंगे। और जब प्रोडक्ट नहीं बनेंगे तो बनाने वाले जो लोग हैं वो बेरोजगार बैठे रहेंगे, खाली बैठे रहेंगे। तो खाली वेतन कहाँ से देगा कंपनी? इसलिए उनको निकाल देगा और वो बेरोजगार हो जाएंगे। और ऐसी स्थिति एक सीमित क्षेत्र पे और मात्र 6 महीने तक, यानी 2 तिमाही, दो तिमाही का मतलब देखिए, एक वर्ष में 4 तिमाही होता है, क्योंकि एक वर्ष में 12 माह होता है और 12 माह का तिमाही देखा जाए तो जो तिमाही मतलब 3, तो 3 चौक 12, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 4 तिमाही होते हैं, यानी 3 माह के 4 बार। तो इसलिए 2 तिमाही तक जब स्थिति ऐसी रहेगी तो उसे अवमंदन कहा जाएगा। और अवमंदन के रूप में प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं बना, देखिए ये है मांग और ये है उत्पाद। मांग जितना बढ़ेगा उत्पाद उतना बढ़ेगा, मांग घटेगा तो उत्पाद घटेगा, मांग स्थिर रहेगा तो उत्पाद स्थिर रहेगा। लेकिन यदि मांग घटेगा, मांग को घटेगा तो उत्पादन भी घटेगा, और उत्पादन घटेगा तो जो इसमें काम करने वाले लोग हैं, यानी जो लोग हैं श्रमिक हैं, वो क्या करेंगे? वो खाली बैठेंगे तो इन्हें निकाल दिया जाएगा, ये बेरोजगार हो जाएंगे, ये बेरोजगार हो जाएंगे। और जब ये बेरोजगार हो जाएंगे और अगर लगातार ऐसा 2 तिमाही तक हुआ, यानी 6 माह तक ऐसा चलता रहा, तो उसका नाम दिया गया अवमंदन। अवमंदन। लेकिन यही प्रक्रिया यदि पूरे एक बृहद क्षेत्र में, बड़े क्षेत्र में किया गया, लेकिन जब इनका प्रभाव अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में फैल जाता है और चारों ओर निष्क्रिय उत्पाद क्षमता तथा बेरोजगारी विद्यमान हो जाती है, तो उसे मंदी कहा जाता है। अब देखिए, एक क्षेत्र में यह रहा, लेकिन यदि एक छोटे क्षेत्र के आधार को बदल दिया जाए और इसे एक लंबे, यानी 2 तिमाही के आगे, 2 तिमाही के आगे, और साथ ही एक छोटे क्षेत्र से ना होकर बड़े क्षेत्र में ये प्रभाव हावी हो जाए, साथ ही साथ उत्पादन एकदम से रुक जाए, बेरोजगारी का दर एकदम बढ़ जाए, तो ऐसी स्थिति में मंदी आएगा। और ये मंदी कब आया था? ये मंदी 1929 की सबसे बड़ी मंदी है, 1929-30 की, और इसने पूरे विश्व को प्रभावित कर दिया। क्योंकि जब एकदम से उत्पादन ही नहीं होगा तो यहाँ पे बेरोजगारों की लाइन लग जाएगी, कोई खरीदेगा नहीं तो कोई बनाएगा नहीं, और धीरे धीरे स्थिति इतनी बदहाल हो जाएगी कि समाज में, अर्थव्यवस्था में नकारात्मकता और अराजकता आ जाएगी। तो मंदी की स्थिति बहुत खतरनाक स्थिति होती है, मंदी की स्थिति बहुत खतरनाक होती है। अब मुद्रास्फीति से किसको लाभ होगा और किसको हानि होगा,
मुद्रास्फीति में किसको लाभ होगा, किसको हानि होगा? तो जो उपभोक्ता हैं, उपभोक्ता यानी जो खरीदेंगे अपने लिए सामान, उनको क्या होगा? उनका हानि होगा। क्यों? क्योंकि जो कीमत पहले ये 10 रुपये दे करके एक पैकेट बिस्किट लेते थे, वो अब खरीदेंगे 12 रुपये में, तो इनका 2 रुपये का हानि हुआ। तो नहीं, उपभोक्ता को हानि होगा। और उसके बाद में ऋणदाता को क्या होगा? ऋणदाता को भी हानि होगा। कैसे हानि होगा? ये मान लीजिए 100 रुपया किसी को ऋण दिए थे, 100 का ऋण दिए, और उसके बाद में क्या किए कि जब इन्होंने ऋण दिया था 100 रुपये का, तब कोई सामान मिलता था इनको 10 यूनिट, और अब सामान 100 रुपये का मिलेगा 5 यूनिट, यानी कि अब इसकी कीमत कम हो गई। तो जो जिसने ऋण दिया था उसका नुकसान हो गया कि नहीं हुआ? उसका नुकसान हो गया। और ऋण प्राप्तकर्ता को लाभ होगा, क्योंकि वो 5 यूनिट अभी पाएंगे, 5 यूनिट का उसको लाभ होगा। सार्वजनिक बचत, सार्वजनिक बचत क्या होगा? कम होगा। पेंशन याफ्ता यानी जो पेंशनधारी हैं, पेंशन प्राप्त करते हैं, उनका हानि होगा। पेंशन याफ्ता को हानि होगा। और आयात को क्या होगा? आयात में वृद्धि होगा। आयात में वृद्धि कैसे होगा? कि अब जो है पैसा ज़्यादा हो गया, तो अब कोई प्रोडक्ट जो हम विदेश से मंगाएंगे तो हमारे लिए लाभ होगा, यानी वृद्धि होगा। निर्यात में क्या करेंगे हम? निर्यात में हमारी हानि होगा, यानी कम होगा। निर्यात हमारा कम होगा, क्योंकि हम कोई सामान भेजेंगे तो जो पैसा आएगा तो उस हिसाब से हमको कम मिलेगा, जैसा ज़्यादा मिलना चाहिए। आयात करेंगे हम, अगर विदेश से आयात करते हैं तो मान लीजिए कि एक डॉलर हमारा 80 रुपये का है, तो अब हम अगर विदेश से हम मंगाते हैं डॉलर में सामान, तो हम 80 रुपये देंगे। लेकिन जब हम निर्यात करेंगे कोई सामान, तो $1 का जो हम निर्यात करेंगे तो हमको 80 रुपये ही मिलेगा। और जो कि यहाँ पे 80 की कीमत पहले ज़्यादा थी, अब 80 की कीमत कम हो गया है। मुद्रास्फीति में रुपये कीमत गिर गया है, मिलेगा हमको 80 ही। इसलिए निर्यात के लिए नुकसानदायक है, आयात के लिए लाभकारी है। तो मुद्रास्फीति में निर्यात कम होगा और आयात वृद्धि होगा। करारोपण बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा। तो दोस्तों इस तरह का जो है एक स्थिर आय समूह वाले को मान लीजिए, स्थिर आय समूह, स्थिर आय समूह का क्या होगा? हानि होगा। यानी जिसके पास में पैसा स्थायी के रूप में आता है, एक आएगा, इतने आना है, एक महीने का जो मानक है उतने, पेंशन हुआ, वेतन हुआ इनका, तो उनके खर्चे तो उसी तरह के होंगे, तो उनका नुकसान होगा। लेकिन जो उपभोक्ता हैं वो नुकसान में जाएंगे जरूर। उत्पादनकर्ता क्या करेंगे? उत्पादन ज़्यादा करेंगे, उनको प्रॉफिट होगा। ऋण प्राप्तकर्ता को क्या होगा? ऋण प्राप्तकर्ता को लाभ होगा और ऋणदाता को नुकसान होगा। सार्वजनिक बचत कम होगा
और साथ ही साथ जो बैंक दर है यहाँ पर मुद्रास्फीति को रोकने के लिए आरबीआई का रूल बढ़ जाएगा। और साथ ही जब आरबीआई का रूल बढ़ेगा तो इन सब गतिविधियों को देखते हुए वो अपना कार्य बनाएगा, अपनी नीतियाँ बनाएगा। दोस्तों, मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।